हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बीबी विनोबा विश्वविद्यालय सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, 25-29 सेशन या इसके बाद के सेशन के स्टूडेंट हैं, तो ह्यूमन राइट्स आपका एमडीसी पेपर और एमडीसी पेपर का एक लेक्चर हम दे चुके थे। ये सेकेंड लेक्चर है और आज हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं एक सेट को, पूरा का पूरा सेट क्वेश्चन आंसर के साथ। और ये PYQ है, क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा चांस इसी में है, तो आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे छांट के दिया गया है। बोला मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र कब स्वीकृत हुआ था, तो 10 दिसंबर 1948। ये पहले वाले सेट में भी था। UDHR में कितने अनुच्छेद हैं, तो UDHR का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो है उसके अंदर 30 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 30 आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष में समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये जो भारत अधिकार है वो नागरिकों के समक्ष कानून का समान अधिकार में इस बात की, और ये कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है कि हर व्यक्ति को कानून के नज़र में समान अधिकार है। हालांकि अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, लेकिन जब नेता जाएंगे तो उनका अलग अधिकार होगा, वो अलग तरीके से ठाठ बाट में रहते हैं, आम आदमी अलग रहता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित किया गया था। देशज किसको बोलते हैं? देशज का मतलब होता है मूल निवासी। जैसे झारखंड का मूल निवासी कौन है, तो आदिवासी। तो बोलता है देशज व्यक्ति का मतलब होता है मूल निवासी, जो वहाँ का ओरिजिनल निवासी है। ठीक है, ओरिजिनल निवासी है, उसको हम लोग बोलते हैं देशज। मानवाधिकारों के महत्व को लिखिए, तो बोलता है कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकार का पहला महत्व, मानवाधिकार प्रत्येक मनुष्य के मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। ये अधिकार मानव जीवन की गरिमा और मूल्य की रक्षा करते हैं। आगे लिखा है, मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र में मानवाधिकारों की रक्षा के महत्व को बताया गया है। मानवाधिकार सभी लोगों के बीच बिना भेदभाव के समानता सुनिश्चित करती है। ये अधिकार व्यक्तियों को अन्याय, शोषण और अत्याचार से बचाते हैं। मानवाधिकार विचार, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। ये लोगों को समाज में समान और गरिमा के साथ जीवन जीने में सहायता करते हैं। मानवाधिकार सामाजिक जीवन, न्याय और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करते हैं। ये महिलाएं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। मानवाधिकार लोगों के बीच शांति, सद्भाव, सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये लोकतांत्रिक समाज के विकास में सहायता करते हैं। और लिखा है, भारत में कई मानवाधिकारों की रक्षा भारतीय संविधान के माध्यम से की जाती है। मानवाधिकारों की रक्षा समाज के समग्र विकास में सहायक होती है। और लिखा है कि इस प्रकार मानवाधिकार के सभी के लिए न्याय, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है और मानवाधिकार की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन कीजिए। मानवाधिकार क्या है, तो मानव के अधिकारों का संरक्षण करना। बोलता है मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं और स्वतंत्रताएं जो प्रत्येक व्यक्ति को इसलिए चाहिए कि वो मानव है। ये अधिकार सभी मनुष्यों के लिए गरिमा, समानता, स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई देखिए। मानवाधिकार व्यक्तियों को अन्याय, शोषण, भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। मानवाधिकार की अवधारणा मानव सभ्यता के इतिहास में धीरे धीरे विकसित हुई थी। प्राचीन काल में अनेक दार्शनिकों ने न्याय, समानता, नैतिक कर्तव्यों की बात कही है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा के राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था और यहीं से मानवाधिकार की शुरुआत हुई है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता का अधिकार इंसानों को दिया गया, समानता का अधिकार और बंधुत्व का अधिकार बढ़ाया गया। इन विचारों ने आधुनिक मानवाधिकार के विकास को बहुत प्रभावित किया। यहीं से धीरे धीरे लोग अपने अधिकार मांगने लगे। नहीं तो पहले तो राजा का शासन था, जो करता था राजा करता था, जिसको मन किया मार दिया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकार की सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता दिखने लगी। फिर यूनाइटेड नेशन में एक बिल आया जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR। और जब ये बना तो पूरी दुनिया में मानवाधिकार के बारे में बात की जाने लगी, पूरी दुनिया मानवाधिकार के बारे में सोचने लगी और फिर हर देश मानवाधिकार के लिए काम करने लगा कि हमें एक इंसान होने के नाते अपने देश के नागरिकों को या दूसरे देश के नागरिकों को कुछ अधिकार देने होंगे, चाहे वो अधिकार राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, ये अधिकार देने होंगे। मानवाधिकारों के वर्गीकरण से क्या 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 आधार है, किस आधार पर मानव के अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है? तो देखिए, मानवाधिकारों को सही ढंग से समझने के लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। मानवाधिकारों का वर्गीकरण मुख्य रूप से अधिकारों की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर किया गया। अधिकारों की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर किया गया। यह एक महत्वपूर्ण आधार, इसका एक महत्वपूर्ण आधार नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। नागरिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार शामिल होता है। आगे लिखा है, राजनीतिक अधिकार में मतदान करने और शासन में भाग लेने का अधिकार है।
इसका वर्गीकरण का पहला हो गया राजनीतिक अधिकार, दूसरा अधिकार होता है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार बोलता है आर्थिक अधिकारों में हर व्यक्ति को काम करने, उचित वेतन और समाज में सुरक्षा का अधिकार है। मानवाधिकारों को सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में भी बांटा जा सकता है। सामाजिक अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण है, जबकि संस्कृति में हमारी भाषा, परंपरा, संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे त्योहार, ये सब आते हैं। बोलता है इनमें विकास और शांति का अधिकार भी शामिल है, जिसके अंदर हम विकास और शांति मतलब वर्गीकरण बोलता है कि बहुत सारे पार्ट में बांटा है। हमारा विकास का अधिकार है, शांति का अधिकार है, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार है। ये हर तरह के अधिकारों में बांटा गया मानवाधिकार को। आगे है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, भारत में जो बनाया गया था। मानवाधिकार तो 1948 में बनाया, वो अंतर्राष्ट्रीय वाला, लेकिन भारत के अंदर जो मानवाधिकार के बारे में बात की गई 1992 में बना था, 1993 में लागू हुआ। तो बनाया गया था 1993, ठीक है, के अनुसार प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो भारत का ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, और कब की गई? 1993 में। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का प्रावधान था। राष्ट्रीय मानव आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करता है, कमीशन बनाता है और गंभीर उल्लंघनों के मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है। अधिनियम आयोगों को जेलों में हिरासत केंद्रों का निरीक्षण करने और कैदियों की स्थिति जांचने का अधिकार देता है। यह भारत में मानव अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश कर सकता है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आयोग से संपर्क करने वाले व्यक्तियों को प्रतिशोध का सामना न करना पड़े। यह अधिनियम सरकार को आयोग की जांच और अन्वेषण करने का आवश्यक सहायता प्रदान करने का दायित्व होता है। यह अधिनियम नागरिकों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता, शिक्षा को बढ़ावा देता है, और यह आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन के शिकार या व्यक्तियों को मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है। यह अधिनियम महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों जैसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, और यह अधिनियम मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय राज्य प्राधिकरण के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है। इस प्रकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। कैसे बना, क्या इसका शक्ति था और क्या इसका काम है? तो चलिए, सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में जो बना है 1993 में बना है। बोल रहा है कि इसमें कैसे कैसे बनता है। तो आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। 4 और सदस्य होते हैं जिसमें से 2 और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और 2 हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और उसका अध्यक्ष कौन तय करेगा? तो बोलता है अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले समिति पर की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे लेकिन अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे और वहाँ एक मीटिंग होगा और मीटिंग में राष्ट्रपति उसको डिसाइड कर देते हैं। आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करने का 2 अधिकार है। या तो खुद जाके चेक कर लेंगे या कोई शिकायत करेगा तो, देखिए लिखा है, वह स्वतः संज्ञान ले सकता है या पीड़ित व्यक्ति अगर याचिका देगा तो कर सकते हैं। यह मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने में सार्वजनिक अधिकारियों की लापरवाही के मामले में भी जांच कर सकता है। अगर मानवाधिकार को अगर जांचने में कोई अधिकारी नाकाम रहता है तो उसकी भी जांच कर सकता है कि तुम क्यों फेल हो गया, क्यों यहाँ काम नहीं किया। अधिकारी की भी स्थिति खराब कर सकता है। यह जेल में भी जा सकता है, वहाँ कैदियों की स्थिति देखेगा, खान पान, रहन सहन, हिरासत केंद्र और अन्य संस्थानों में निरीक्षण करके वहाँ रह रहे लोगों की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करता है। यह सरकार को नीति सुधार, पीड़ितों को मुआवजा देने और मानवाधिकार स्थितियों में सुधार लाने के लिए सिफारिश कर सकता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित न्यायालय की कार्रवाई में न्यायालय की अनुमति के हस्तक्षेप कर सकता है। अन्य ध्यान रखना, बोलता है ये आयोग के पास इतना पावर है कि आयोग मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित न्यायालय की कार्रवाई में न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। अगर कोर्ट बोल दिया कि जाइए आप चेक कीजिए तो चेक कर लेगा ये। यह सेमिनार कर सकता है लोगों को जानकारी देने के लिए, कार्यशाला, ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा सकता है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो सके। आयोग भारत में मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन में निगरानी करता है। इसका काम ये है कि दुनिया में अगर कोई इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं यूएनओ के द्वारा तो उसको इंडिया में लागू करना है। यह मानवाधिकार का कानून नीतियों से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह दे सकता है।
आयोग यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक और बहुत ही बैकवर्ड जितने समुदाय हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। यह अपने कार्यों देश में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में वार्षिक रूप से भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। इतने सारे काम करने होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की रक्षा, संवर्धन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब फिर देखिए क्वेश्चन डबल रिपीट कर गया। संयुक्त राष्ट्र संघ देशज व्यक्ति, देशज व्यक्ति का मतलब वह व्यक्ति जो इस देश का रियल नागरिक है, वह व्यक्ति जो इस देश का रियल नागरिक है। इस देश का रियल नागरिक को हम बोलते हैं मूल निवासी, मूलवासी। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर से आए हुए लोग ज़्यादा हो जाते हैं, मूलवासी कम हो जाते हैं। तो मूलवासी की रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए क्या फैसला दिया है, तो पीछे भी बता चुके थे। मूलवासी के लिए संयुक्त राष्ट्र देशज व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा पत्र 2007 में विश्व भर के देशज लोगों के अधिकारों को मान्यता देती है। जैसे कहीं कहीं हुआ ना, कोई क्षेत्र में देशज व्यक्ति कम थे, बाहर वाले लोग ज़्यादा आ गए। जैसे कनाडा आप चले जाओ तो कनाडा में आपको पंजाब के लोग ज़्यादा मिलेंगे, तो किसी क्षेत्र में वहाँ कनाडियन कम है, पंजाबी ज़्यादा है, तो क्या पंजाबी लोग राज कर लेगा और कनाडियन का कोई अधिकार नहीं है। तो ये 2007 में कानून बनाया गया था कि देशज जो व्यक्ति है, जो देशज व्यक्ति है उसके बारे में भी अधिकारों, उनके अधिकारों के बारे में बात किया गया। देशज लोगों को अपने राजनीतिक, कानूनी अधिकार, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाए रखने और सशक्त बनाने का अधिकार है। घोषणा देशज लोगों की भूमि, क्षेत्र और संसाधनों को सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि आप उसका जो संपत्ति है, भूमि है, क्षेत्र, वो सुरक्षित हो। देशज लोगों को उन मामलों में निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार है जो उन पर प्रभाव डालता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिस पर उसके ऊपर असर पड़ता है, तो वहाँ देशज व्यक्ति से भी पूछा जाएगा कि तुम्हारा राय क्या है, तुम क्या चाहते हो यहाँ पे। यह देशज लोगों को जबरन, सम्मिलन और भेदभाव से सुरक्षा दिलाता है कि भाई जबरदस्ती उसको अपने में मिलित मत कर लीजिए या भेदभाव मत कीजिए। ये घोषणा उसके सांस्कृतिक विरासत, भाषा और परंपराओं को संरक्षित करने और संवर्धित करने का अधिकार देती है। देशज लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं तक भेदभाव के बिना पहुंच का अधिकार है। यह उनके धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करती है। देशज लोगों को अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करने का स्वतंत्र अधिकार है। घोषणा राज्यों में यह अनुरोध करती है कि वे देशज लोगों के मामलों में परामर्श और सहयोग करें। इसका उद्देश्य देशज लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के हिंसा, शोषण और हाशिए पर रहने की स्थिति को समाप्त करता है। घोषणा देशज अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। चलिए, इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र देशज व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा पत्र 2007 विश्व भर के देशज लोगों की गरिमा, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, महिला उत्पीड़न क्या है, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, सब जानते हैं। महिला उत्पीड़न के कौन कौन से प्रकार हैं, एक महिला को कैसे उत्पीड़ित किया जा सकता है, तो सब जानते हैं। महिला उत्पीड़न का अर्थ होता है कोई भी ऐसा व्यवहार जो महिलाओं को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से धमकाए या अपमानित करे या करने की कोशिश करे, उत्पीड़न हो जाएगा। एक सामान्य प्रकार यौन उत्पीड़न है, मतलब जनरली सब जगह पे यौन उत्पीड़न बहुत मतलब रेयर केस में आता है, बाकी चीज कम रहता है। इसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, मतलब अनवांटेड आप टच कर रहे हो। दूसरा क्या है, दूसरा यौन प्रस्ताव, टिप्पणी शामिल, ये सब है। कार्यस्थल पर और मतलब कार्यस्थल पर उत्पीड़न तब होता है जब महिलाएं कार्यस्थल पर भेदभाव, अपमान या असमान व्यवहार का सामना करती है, यानी उसको लगेगा भेदभाव हो रहा है तो वो बोल देगी कि हमको उत्पीड़ित की जा रहा है। घरेलू हिंसा घर में भी उत्पीड़न का रूप है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक दुर्व्यवहार शामिल है। साइबर उत्पीड़न भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन दुर्व्यवहार है, धमकियां हैं, पीछा करना या बिना अनुमति निजी सामग्री फैलाना, ये सब कुछ जो है उत्पीड़न का पट। मौखिक उत्पीड़न में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करना, अपमान करना, अपमानजनक भाषा शामिल होती है। आर्थिक उत्पीड़न तब होता है जब महिलाओं को वित्तीय सहायता, वेतन या संपत्ति में किसी के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। सामाजिक उत्पीड़न में सामाजिक गतिविधियों में भेदभाव, स्वतंत्रता पर रोक या सार्वजनिक अपमान शामिल होता है। राजनीतिक उत्पीड़न तब होता है जब महिलाएं राजनीति में भाग लेने के लिए हतोत्साहित या बाधित हो जाती है, नहीं मिल पाता उनको। इस प्रकार
प्रकारों को समझना उत्पीड़न को रोकने और रिपोर्ट करने और प्रभावी रूप से निवारण करने के में मदद करता है। यानी महिला उत्पीड़न हर जगह हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे कानून बनाए जाते हैं तो उससे महिला उत्पीड़न और महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार होने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र में किन अधिकारों की घोषणा की गई? तो जो सार्वभौम यूडीएचआर अभी बताए थे पीछे, यूडीएचआर जो बना था, मानव यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बना था, उसके बारे में लिखा है कि सबसे पहला राइट दिया गया था राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। पहला अधिकार है राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। पहला है, दूसरा है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। फ्रीडम फॉर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से मुक्ति। अगला है भेदभाव से मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, है ना। उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट, बोलता है विचार, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू वर्क एंड फेयर वेजेस, काम और उचित वेतन का अधिकार है। राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, बोलता है सरकार में भाग लेने का अधिकार है, नहीं चुनाव लड़ सकती है, वोटिंग कर सकती है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिला गया है। और राइट टू फ्रीडम फ्रॉम जो है टर्टर एंड डिगार्डिंग ट्रीटमेंट, बोलता है यातना और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति का अधिकार है। और राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, किसी भी कल्चरल लाइफ में यानी सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार हर व्यक्ति को है एज ए ह्यूमन। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बोलता है हर व्यक्ति को पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है। ये अधिकार मानव की गरिमा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और न्याय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनकी रक्षा के लिए काम करता है। तो ये हम लोग सेट 2 पढ़ लिए। अब हम लोग सेट 3 पढ़ लेंगे। सेट 3 हम लोगों का एक और सेट रहेगा, तीसरे सेट में पूरा का पूरा एमडीसी ह्यूमन राइट का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो तीसरे सेट का इंतजार कीजिए, ये सेट 2 आज खत्म हो गया।